नमस्कार दोस्त। बायोलॉजी के सीरीज में चला रहे थे। साइंस के अंतर्गत एक पार्ट है संस्थान के द्वारा लगातार आने वाली नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन के लिए संस्थान उत्कृत संकल्पित। साथ ही अगर आपको इस संस्थान से इंक्वायरी लेना है या किसी भी प्रकार का आपको इंक्वायरी करना है, नंबर्स पर आप कॉन्टेक्ट 8178314092। अगर इससे संदर्भित आपको किसी प्रकार का इंक्वायरी करना हो या फिर किसी भी प्रकार से आप कोर्स के प्रति अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप कर सकते हैं। 72 के बैच तो नहीं, 73 के फाउंडेशन कोर्स के लिए और अभी जो नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन है 72 के लिए पीटी के लिए भी बैच स्टार्ट है। अब आते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए इस विषय वस्तु पर आते हैं। कल मैं जो चर्चा किया था पिछले ही क्लास में कि जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डाइजेस्टिव से आप क्या समझते हैं और सिस्टम का तात्पर्य क्या होता है, कंबाइंड रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम हम इसको कहेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि पाचन तंत्र के 5 प्रोसेस से होकर गुजरता है। इंगेशन होता है, अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है यानी कि पाचन होता है, और तब उसका जो है एब्जॉर्प्शन होता है कि यानी कि उसका अवशोषण होता है, और तब चौथे नंबर पर एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण होता है, और उसके बाद में रेस्ट पार्ट को जो है आपको शरीर से परित्याग कर देते हैं या उसे बाहर निकाल कर देते हैं, एक्सक्रिएट कर देते हैं। यह 5 स्टेजेस के आधार पर ही डाइजेस्टिव सिस्टम जो है खत्म हो। लेकिन अब कहेगा कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फूड्स क्या होता है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो नॉट ओनली दोस, दिस इज द ओनली व्यू फॉर इट, ओनली फॉर टू टेक आवर एनर्जी और फंड आवर एनर्जी। एनर्जी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है शरीर को एनर्जी प्राप्त करना ही, एनर्जी प्राप्त करना, यही मेन उद्देश्य होता है भोजन का। ये मैंने चर्चा कर दिया था। उसके बाद मुख से ही पाचन जो है प्रारंभ हो जाता है। तो मुख में 2 प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं, एक होता है टंग होता है और दूसरा जो होता है टीथ होता है। मैं दोनों के बारे में आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, ताकि बीच में एक क्लास जो है डिस्टर्ब हो गया था टेक्निकल इशू के कारण। तो सिर्फ मैं आपको रिदम बनाने के लिए मैं सब पुरानी चीजों को एक बार स्मरण करा देता हूं। तो इसमें जो 2 ऑर्गन्स है टिथ और टंग, तो टिथ के मैंने बताया था कि वर्ग के आधार पर इसका कितने बार पर वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद ओरिजिन के आधार पर इसका कितने वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है। तो जनरली जो पूछा जाता है वह वर्ग के आधार पर किया जाता है। वर्ग के आधार पर ये 4 वर्गों में बांटते हैं, जिसको कहते हैं ICM। आप लोगों को बता दिए थे। आई का मतलब इंसीजर होता है, हिंदी में कृतंतक कहेंगे। सी का मतलब केनाइन होता है यानी कि उसे रदंतक कहते हैं हम। और प्रीमोलर का मतलब होता है अग्रचवर्णक। और मोलर का मतलब होता है चवर्णक। ये 4 प्रकार के होते हैं। और इसका जो वर्किंग होता है, इंसीजर का काम यह होता है कि वह कटिंग करने का काम करता है। इसे ही ब्यूटी टिथ भी कहा जाता है, इसी को ही स्माइलिंग टिथ भी कहा जाता है। ये मोटा मोटी। और हाथी दांत का जो व्यापार होता है हाथी दांत का, वह इसी इंसीजर दांत के कारण किया जाता है। अब होता है केनाइन। केनाइन के बारे में बताया था कि यह नुकीला दांत होता है, बहुत शार्प होता है, यानी कि यह टियरिंग करने का काम करता है, यानी कि और फाड़ने का काम मुख्य रूप से यही किया जाता है। यानी कि यह हिंसक पशुओं में ज्यादा नुकीला पाया जाता है बनिस्पत शाकाहारी जानवर या पशु। इतना चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद अग्रचवर्णक के बारे में यानी कि प्रीमोलर के बारे में बताया था। यह जो टिथ होता है, ये टिथ जो होता है जनरली यह ग्रिंडिंग करने के काम करता है, यानी कि पीसने काम का करता है। और मोलर जो होता है ग्रिंडिंग प्लस मिक्सिंग करने का काम करता है। तो मिक्सिंग किसका होगा, यानी कि सलाइवा के साथ भोजन का
मिक्सिंग यानी कि मिलाने का काम करता है, ताकि वह आसानी से, वह बिल्कुल ही चिकना होकर और बिल्कुल फुलित होकर वह ऑसियोफेगस यानी कि आहार नाल से आसानी से भोजन नीचे जा सके। इतनी चीजें मैं बताया था। और एक चीज और बता देता हूं कि जो टिथ जो होता है उसका 2 बार जर्मिनेशन होता है। एक ही बार टिथ का जर्मिनेशन होता है और परमानेंटली बना रहता है, ताउम्र बना रहता है। अगर वह एक बार टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो दोबारा इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। और दूसरा यह होता है कि इसका 2 बार जन्म होता है, यानी कि 2 बार जन्मते हैं। इसलिए इसे कई बार द्विदंती कहा जाता है और कई बार इसे मोनोफायोकोडेंट और डायफैकोडेंट कहा जाता है। मोनो डाइकोफेडेंट का मतलब यह होता है कि एक द्वयंती होते, माने एक बार दांत का उत्पत्ति होता है। और डायफैकोडेंट का मतलब होता है कि उसमें 2 बार दांत की उत्पत्ति होती है। जो 2 बार दांत की उत्पत्ति होती है उसकी संख्या 20 है, जिसमें एक बार दांत की उत्पत्ति होती है उसकी संख्या 12 है। टोटल मिलाकर ह्यूमन में दांतों की संख्या 32। ये सभी मानव मस्तिष्क पर आपको एक कहानी के रूप में बैठ गया। अब आते हैं दांत के बाद जीभा पर आते हैं। तो जीभा जो होता है, अब एक चीज और बता देता हूं कि दांत का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है यानी कि संरचना होता है, उसकी संरचना में मुख्तः जो बना होता है उसमें जो होता है, हम बताते हैं कि दांत एनामेल का जनरली बना होते हैं और कैल्शियम का बना होता है। एनामेल जो होता है वह जनरली जो होता है, इट इज नॉट ए हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ, बट also इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यह सिर्फ दांत का ही सबसे मजबूत पार्ट नहीं होता है, बल्कि यह मानव शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है, एनामल। इसी एनामल के कारण जो है दांत चमकते भी हैं, है कि नहीं। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद, ये सारी चीज हो जाने के बाद हम आते हैं टंग के ऊपर। टंग जो है, टंग इज सेंसेसरी ऑर्गन, यह एक संवेदी अंग है। यह एक संवेदी अंग है। इस पर छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं होती है, यानी कि टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। इसी टेस्टिंग बर्ड्स के कारण हमें स्वाद की अनुभूति होती है, या वो चाहे वह खट्टा हो या मीठा हो या नमकीन हो या फिर करवाहट लिए हुए हो, तो हाँ, सभी का हमें अनुभूति अलग अलग। टेस्टिंग बर्ड्स तो एक ही होते हैं, लेकिन उनकी जगह यानी कि जो जगह होता है उनकी प्लेस के वैल्यू के आधार पर टेस्ट में परिवर्तन होते रहते हैं। वह मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि जो टिप्स पर होते हैं, जो अग्रभाग पर होते हैं टंग के, उस पर मीठा का अनुभव होता है। उसके जस्ट पीछे जो पोस्टेरियर इलाका होता है, उसके जस्ट पीछे, पोस्टेरियर इसको नहीं कहेंगे, जस्ट बिहाइंड पीछे जो होता है, स्वीट वाले से पीछे, उसमें नमकीन की अनुभूति होती है। और उससे पीछे जाइएगा तो थोड़ा सा यह खट्टापन लिए होता है, सोवर सोवर इस माने जो होता है खट्टापन जिसको कहते हैं, वो अनुभूति है। और सबसे पीछे जिसको पोस्टेरियर इलाका कहते हैं टंग का, वह वहां पर जो है बिल्कुल करवाहट महसूस होता है। और साइड साइड में सोवर सोवर यानी कि खट्टापन महसूस होता है। ये सारी की सारे स्वाद कलिकाओं के बारे में जान गए। टंग में कौन कौन सी स्वाद, कहाँ कहाँ से क्या अनुभूति है, कई बार इसे बीपीएससी से प्रश्न आए हैं। चर्चा मैं पिछली क्लास में कर दिया हूँ, चाहिए तो उस क्लास को आप देख लीजिए। मैं सिर्फ एक बार रिकॉलिंग करा देता हूँ। इसके बाद में जो है टंग जो है, टंग जो है, टंग के नीचे जो है, टंग के नीचे खासकर इस वाले जब टंग जब ऊपर की ओर कहेंगे तो विसाइड नीचे की ओर से जो होते हैं, वहां पर सलाइवा ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सलाइवा ग्लैंड्स पाए जाते हैं और जनरली यही जो सलाइवा ग्लैंड्स होते हैं, यही इसी से 2 प्रकार के इंजाइम्स निकलते हैं। उसमें एक तो कहते हैं कि टाइलिन निकलता है और दूसरा जो होता है लाइसोजाइम होता है। जाइम होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोजाइम होता है। और दूसरा टाइलिन होता है। टाइलिन में 90 टाइलिन जो होता है जनरली जो है, टाइलिन में 95 से लेकर 99% तक वाटर का कंटेंट पाया जाता है।
जबकि 1% ही उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। सलाइवा के केस सलाइवा के केस में जो होता है वह 1% से लेकर और 5% तक ही ये टाइलिन या लाइसोजाइम पाए जाते हैं, और जनरली जो होते हैं वाटर का कंटेंट पाया जाता है, यानी कि 95 से 99% तक वाटर का कंटेंट पाए जाते हैं, और 1% में भी टाइलिन या लाइसोजाइम कंबाइंड रूप से पाते हैं। और यही 1 से 5% का जो चीज पाया जाता है यही पाचन का काम करता है। और जनरली लाइस इसमें टाइलिन ही जो है वह पाचन का काम करता है। और किसका पाचन करता है? तो पीछे के क्लास में हम बताए थे कि भोजन के 3 मुख्य अवयव होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, और आपका ये प्रोटीन होता है। इन तीनों का पाचन अगर होता है तभी हम समझते हैं कि भोजन का मुख्य अवयव का पाचन हो गया। तो इन 3 मुख्य अवयव में से कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन करता है। और टाइलिन किस रूप में तोड़ देता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में? तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है माल्टोज के फॉर्म में। इट मीन्स माल्टोज इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। और यह किसके कारण टूटता है? टाइलिन के कारण टूटता है। और टाइलिन के बाद लाइसोजाइम क्या करता है? तो लाइसोजाइम क्या करता है कि बाहर से आए हुए जितने भी जर्म्स या बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन के साथ आते हैं को मारने का काम लार में ही कौन खत्म कर देता है? बैक्टीरिया को खत्म करता है, ये करता है लाइसोजाइम। शायद मुझे लगता है कि ये सब चीजें आपको पिछले क्लास में मैंने बहुत विस्तृत रूप से बताया था, सिर्फ आज रिकॉल कर दिया हूं तो आपको यह रिकॉल हो गया। इसके अलावा जो होता है सलाइवा, जो होता है, जो सलाइवा निकलता है वह 3 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं। प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं। अभी नवीन शोधों के अनुसार यह खोजा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कि लगभग लगभग 600 टाइप्स के ग्लैंड्स जो है, या 600 जो है टाइप ग्लैंड्स जो है हमारे सलाइवा के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जनरली मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के सलाइवा पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। इसमें से होता है सबलिंगुअल होता है, सबमेंडिबुलर होता है, और पैरोटिड ग्लैंड होता है। इस पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वह सबसे बड़ा सलाइवा ग्लैंड का पार्ट होता है। इसी सलाइवा ग्लैंड से ही सारे चीज का जो है आपका बिल्कुल ही इंजाइम या अन्य प्रकार के जो आपका चीजें हैं वो सब निकलती है। एक चीज और, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये भी देता हूं कि सलाइवा जो है, इसी सलाइवा स्नेक्स में भी पाए जाते हैं, उसमें सलाइवा ग्लैंड्स पाई जाती है। और उसका जो पैरोटिड ग्लैंड है, उसी पैरोटिड ग्लैंड से स्नेक जो है अपना जो है जो विष का विष जो है वो आपको इंजेक्ट करती है, किसी को स्नेक बाइट करती है, उससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। वह यही सलाइवा होता है, और इसी सलाइवा के पैरोटिड ग्लैंड से निकलता है। तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर हमने आपको दे दिया। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टंग्स है वह एक पीछे एक बोन से जुड़ा हुआ रहता है, इसको हायोड बोन्स कहते हैं। और इस हायोड बोन्स एक प्रकार के संयोजी उत्तक से जुड़ा हुआ रहता है, या संयोजन करने वाले एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहता है, उसे फ्रेनुलम कहा जाता है। तो फ्रेनुलम इज ए जस्ट ए कनेक्टिंग ऑफ ए मस्कुलर ऑर्गन एज ए टाइप ऑफ टंग। तो फ्रेनुलम कुछ नहीं है, एक प्रकार का क्या होता है? कनेक्टिंग एलिमेंट्स होता है। एक चीज और बता देता चलता हूं, और वो यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कई बार देखते होंगे कि डॉग्स के जो कुत्ते जो होते हैं, पालतू कुत्ते होंगे या आवारा भी कुत्ते होंगे, देखते होंगे कि उनके जीभ जो है बाहर की ओर लटके हुए रहते हैं। खासकर गर्मी के दिन आने वाले हैं तो आप देखते होंगे वह काफी हाँफते रहता है, और वह उसके जो है टंग बाहर निकले हुए रहते हैं। वह इसलिए हो पाता है क्योंकि इसी हायोड बॉन्स और जो फ्रेनुलम होता है उसके बीच में कनेक्टिंग करने वाला जो चीजें होती है उसमें काफी गैप्स होता है हायोड बॉन्स और फ्रेनुलम के बीच में, यानी कि वह सही से कनेक्ट नहीं कर पाता है, जोड़ नहीं पाता है, कनेक्टिंग नहीं कर पाता है, इसलिए दोनों के बीच में गैप बनता है। इस प्रकार से वह टंग को पूरी तरह से ग्रिप नहीं कर पाता है, वह पकड़ नहीं कर पाता है। इस कारण से टंग बाहर की ओर लटका हुआ रहता है, इसीलिए कुत्ता का जीभ रहता है।
जबकि हम जो बोल रहे हैं या हमारे जो बोलने पर कंट्रोल है, उस कंट्रोल करने में जीभ की अहम भूमिका होती है, क्योंकि हमारे फ्रेनुलम और हायोट बोन गैप्स ही नहीं होता, जिस कारण से हम आसानी से माध्यम से या तालु के माध्यम से हम उच्चारण और स्पष्ट उच्चारण कर पाते हैं। और स्पष्ट रूप सबके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। अब उसके बाद भोजन जो है, मुख में जो जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है टाइलिन के कारण, वह 70% तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। इसे भी सेमी डाइजेस्ट का रूप कहते हैं, यानी कि जो माल्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट टूटता है, प्रोटीन का भी पाचन मुख में हुआ नहीं है, वसा का पाचन मुख में हुआ नहीं है। इस प्रकार से हमने पीछे ही क्लास में बताया था कि इससे कंबाइंड जो जो आपका सेमी डाइजेस्ट फूड जो बचा है, यानी कि सेमी डाइजेस्ट का मतलब है कि 70% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज, देन आफ्टर प्लस प्रोटीन यथावत है या फैट यथावत है या लिपिड यथावत है, इसे ही कंबाइंड रूप से बोलस कहा जाता है। बोलस इज इक्वल टू 70% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज प्लस प्रोटीन प्लस फैट और लिपिड्स इज इक्वल टू बोलस। तो यहां तक आप लोगों को पता चला गया होगा। और यही भोजन जब इसी इशोफेगस या ग्रसिका या फूड पाइप के माध्यम से, यानी कि लार से सने हुए जब यह नीचे आती है, इस इस फूड पाइप के मार्फत, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं उसका ध्यान रखिएगा। 25 सेंटीमीटर या लेंथ होता है, 25 सेंटीमीटर जो लेंथ होता है फुट पाइप का, उसमें एक प्रकार का प्रोसेस होता है। इसमें एक तरह का कंसंट्रेशन होता है और दूसरा में, एक तरफ में कंसंट्रेशन यानी कि संकुचन होगा, और दूसरे में होगा कि उसमें डिकंसंट्रेशन होगा, यानी कि प्रकुचन और सकुचन की प्रक्रिया बार बार होती रहेगी। इस प्रक्रिया के कारण भोजन जो है नीचे की ओर आती है। मैं हल्का सा एक थोड़ा बता देता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिएगा यहाँ पर, जैसे भोजन का कुछ टुकड़ा यहाँ पर आया, और यह चूंकि यहाँ पर फिर यह सकुचन करेगा, यहाँ पर ये प्रोसेस करेगा, ये वाला पोर्शन फिर फूल जाता है, तो फिर यहाँ पर भोजन आ गया, और इस फिर यह प्रक्रिया करेगा कि इस वाला पोर्शन को वह संकुचित करेगा, तो इस प्रकार से आएगा, और यह भोजन ए वाला भोजन फिर यहाँ आ जाएगा। इस तरह से देखेंगे कि भोजन का टुकड़ा जो है बिल्कुल ही नीचे की ओर आ रहा है, और यह प्रक्रिया एक बार सकुचन होता है, यानी कि उसे बिल्कुल ही दबाता है, और दूसरी तरफ में प्रकुचन होता है, यानी कि फैलता है। यह प्रोसेस एक साथ, जब यह प्रक्रिया सामूहिक रूप से क्या है कहलाती है, इसी को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस इज नॉट ओनली दोस प्रोसेस, is a type of process. The two phenomena are consecutive, occurs, that is concentration and deconcentration. It means, हिंदी में कह सकते हैं कि प्रकुचन और सकुचन की ऐसी प्रक्रिया जो फूड पाइप में घटित होता है, जिसके कारण भोजन जो है नीचे की ओर आसानी से सरकती जाती है, इसे ही सामूहिक रूप से पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस प्रक्रिया कहते हैं। अब यह भोजन जो नीचे आई, वह नीचे आई किस रूप में? स्टमक में आती है। यह भोजन की जो जो बोलस के रूप में आया, यह भोजन किस रूप में आ सकती है? आई है तो मैंने बताया बोलस के रूप में आएगी। तो फूड ऐसे नहीं आता है, इस फॉर्म में बोलस के रूप में आई, और बोलस को ही हम कह दिए कि 70% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इन फॉर्म प्रोटीन एंड फैट्स आर बिल्कुल सिमिलर एज इट रूप में यह पड़ी हुई आती है। और इस प्रकार से यह बोलस जो है 1 से 1.5 घंटे तक, हमेशा एक एक फैक्ट्स को भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो बोलस रहता है 1 से लेकर 1.5 घंटा तक यथावत बनी, 1 से 1.5 घंटा तक यथावत बोलस जो है, इसमें जो है
में किसमें स्टमक में है वह यथावत बनी रहती है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि क्या सर, क्या भोजन यथावत जब बनी रहती है तो क्या इस पर कोई डाइजेस्टिव जो है जो है इंजाइम है, इस पर क्या कोई इस पर कोई फंक्शन नहीं कर रहा है? तो नहीं, इस पर अभी कोई डाइजेस्टिव इंजाइम जो है इस पर कोई एक्टिव नहीं हुआ है, वह सिर्फ फॉर्म में है, बोलस के फॉर्म में है। इसलिए देखते होंगे कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में किसी गाड़ी या दो पहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन में हो, अगर वह सफर कर रहा है तो कई बार वह वोमिटिंग का शिकार करता है और भोजन का वह स्वरूप यथावत बाहर निकल आता है। उसके पीछे यही कारण होता है, जब भोजन पर जब डाइजेस्टिव चीजें कार्य करना शुरू कर देता है तो वोमिटिंग होने की संभावना पूर्णतः घट जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति को बाहर जाने पर वोमिटिंग होता है वह खाना एक से 1.5 घंटा से 2 घंटा पहले पूर्व ले ले, ताकि उन्हें किसी प्रकार के सफर में वोमिटिंग का शिकार न हो पाएगा या हो पाएगा। इसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भोजन यथावत 1 से 1.5 घंटा तक यथावत रूप में रहता है, जिस पर कोई भी एंजाइम कार्य नहीं करता है जो उसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जो है ब्रेन से एक इंफॉर्मेशन आता है न्यूरॉन्स के माध्यम से, आप जो है डाइजेशन का कार्य शुरू कीजिए। और तब जो है यहां से, यहां पर देखिएगा इस पर 2 प्रकार का लेयर होता है, आपको ध्यान देता हूं, एक पीले वाला लेयर है और एक जो है बिल्कुल ही ब्लू तो हम इसको नहीं कहेंगे, ये दूसरे टाइप का कलर का है। तो एक तो येलो दिखाई दे रहा है, तो येलो वाला जो है, जो येलो वाला है वही है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, यहां पर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही एसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है 2 प्रकार का चीज यहां निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जीएल से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। याद रखिएगा जो ये पीला वाला पोर्शन है, जो इंटरनल सबसे इनर जो लेयर है उससे जो निकलता है 2 प्रकार का ये निकलता है आपका। एक निकलता है आपको एसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जिसका पीएच वैल्यू जो होता है, लिखते चले जाइएगा, 1.5 से लेकर 1.8 तक पीएच वैल्यू होता है। और एक बात जान जाइएगा, जिसका पीएच वैल्यू यहां पर जितना कम देखा, जो अंकीय वैल्यू दिखाई दे रहा है, डिजिटल वैल्यू दिखाई दे रहा है, वह इफेक्टिव में सबसे ज्यादा होता है, इफेक्टिव में सबसे ज्यादा होता है। ये मैं बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, आगे बताऊंगा वीडियो में। ऐसे अभी जान जाइए कि बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, इसलिए अम्लीय कर देने से क्या होता है कि भोजन को अम्लीय करने से 2 फायदे होते हैं। आपसे असर्शन रीजनिंग के सवाल या पीसीएस लेवल पर या यूपीएससी के सवाल में ज्यादा इसका अप्लाइड पूछे जाते हैं। एसीएल के निकलने से 2 फायदा होगा, एक तो भोजन को अम्लीय बना देता है, क्योंकि एसीएल जो है उसका देखिएगा पीएच वैल्यू 1.5 से 1.8 है, इट मीन से भोजन को पहले अम्लीय बना देगा। अम्लीय, क्षारीय, एसिडिक, बेसिक्स अगर आपको नहीं पता होगा तो केमिस्ट्री में पता होगा कि 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 से जो इस साइड में होगा, यानी कि 7 से कम वाले वैल्यू होंगे वह सब अम्लीय होंगे, और 7 से ऊपर वाले में जितने वैल्यू जाएंगे वह क्षारीय होगा, यानी कि बेसिक्स होगा, और इस प्रकार बेस होंगे। इस प्रकार से हम आपने को बताया कि ये वाले पोर्शन जो होता है भोजन को अम्लीय बना देता है। अम्लीय बनाने से 2 फायदे होते हैं, भोजन में जितने भी जर्म्स जो यहां से सलाइवा से बच गए थे, जो लाइसोजाइम था, वह कहीं ना कहीं मारे जाते हैं इस पीएच वैल्यू के कारण, वह जर्म्स यहां मारे जाते हैं, जो बच गए हैं वह यहां मारे जाते हैं। दूसरा, पीएच वैल्यू करने से क्या होता है, भोजन के अम्लीय हो जाने से भोजन में जो पाचन करने की जो उसका प्रवृत्ति है और या जो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, यानी कि भोजन का डाइजेशन जो एक्टिविटी है वह बढ़ जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं। कई बार ये असर्शन रीजनिंग के सवाल में ऐसे कंसेप्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके 2 फायदे कौन कौन से हो सकते हैं। इसका मतलब है कि इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ये तो हो गया एसीएल का जो जो स्राव हुआ वो, और इसी 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 गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक और चीज पाई जाती है जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे एक एंजाइम का सेक्रेशन होता है जिसको कहते हैं पेप्सिन।
तो पेप्सिन लिख लीजिएगा, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम हिंदी में भी लिखेगा पेप्सिन एंजाइम निकलता है। पेप्सिन जो है नाम सुनने से ही लग रहा है, यह पेप्सिन जो निकलता है वह स्टमक से निकलता है, इसी लेयर से निकलता है, यानी कि यह जो येलो येलो वाला लेयर है गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसी से क्या निकलता है, आपको पेप्सिन निकलता है। और ये पेप्सिन एंजाइम का काम करता है, और यह किसे पचाने का काम करता है, यह प्रोटीन को पचाने का काम करता है, और प्रोटीन को बदल देता है किस में, पेप्टोन। यही पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन, पेप्टोन और पेप्टाइड्स के फॉर्म में, पेप्टाइड्स के रूप में, पेप्टोन और पेप्टाइड के रूप में है। और हम पेप्टोन और पेप्टाइड को क्या कहेंगे, कि पेप्टोन एंड पेप्टाइड इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन which is which are decomposed by the enzyme pepsin, which is secretion from stomach, a part of gastric gland। यानी कि इस प्रकार से आपको ये चीजें, इतना चीज तो क्लियर हो गया कि अब यहीं से बीपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम कहां होता है, तो प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन जो होता है वह होता है आपको स्टमक में, यानी कि अमाशय में। यहां से दो बातें हो गई, लेकिन प्रोटीन का अभी पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। प्रोटीन अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ टूटा है, और वह किस फॉर्म में टूटा है, पेप्टोन और पेप्टाइड्स के रूप में टूटा है। इसे एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर जस्ट उसके ऊपर से एक लेयर और पाया जाता है, यह शायद हरा रंग है, कौन सा रंग है, कौन सा कलर का है, हाँ ये नेवी ब्लू है। ये देखेंगे उस पर देखेंगे कि यह येलो वाले के ऊपर जो है एक नेवी ब्लू करके रंग है, यह होता है म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा कई लोगों को देखते होंगे कि बहुत, अरे हमें बहुत म्यूकस हो गया, बहुत चिकना चिकना सा जो वेस्ट मटेरियल आप निकालते हैं, कई बार आप बार बार बाथरूम जाने की प्रवृत्ति रहती है, वह इसी कारण म्यूकोसा के लेयर के कारण ही होता है, म्यूकस ज्यादा बनने लगता है। या एक्चुअली तब होता है जब एसिडिक चीजें आप ज्यादा खाते हैं, तो म्यूकस जो है, अब म्यूकस क्यों ज्यादा बनता है, इसका साइंटिफिक कारण बताऊंगा, और आपको जानकर बड़ा मजा आ जाएगा कि साइंस कितना आसान चीजें हैं जिसको हम सिर्फ रटते हैं। तो देखिए, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, बहुत ध्यान से कहानी सुनिए, आप कहानी का मजा लीजिए, हमारे क्लास में आपको बोरियत महसूस नहीं होगा। जब किसी आप पार्टी में जाते हैं तो खूब आप एसिडिक चीज वहां खा लेते हैं, और एसिडिक चीज खाने से क्या होता है कि इस एसिडिक चीज को पचाने के लिए वह ज्यादा से ज्यादा म्यूकोसा लेयर जो है, ये आपका बहुत ज्यादा एसिडिटी का जो होता है, तो आपके पेट में जमा होने लगता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस नेचर में एसिडिक चीज जब लेंगे, एसिडिक एसिडिक चीज जब जलेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए म्यूकोसा लेयर से एक म्यूकोसा लेयर से म्यूकस का सेक्रेशन होगा। यह नेचर में एसिडिक के ऑपोजिट क्या होता है, बेसिक होता है। इन नेचर में बेसिक्स होता है, यानी कि क्षारीय होता है। तो इस एसिडिक को, अब जब आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, वह क्या बना देता है, उदासीन बना देता है, न्यूट्रल बना देता है। तो इसी एसिडिक को न्यूट्रल करने के लिए बेसिक्स का भी उत्पादन ज्यादा करने लगा, यानी म्यूकस का ज्यादा उत्पादन करेगा, और यही म्यूकस इससे जब ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा, तो यही भोजन को क्या कर देता है, चिकना कर देता है। और आपके जो आप वेस्ट मटेरियल जब इंजेक्ट करते हैं बाहर की ओर, तो उस स्थिति में वह बिल्कुल ही स्मूथ निकलता है। अब आपका इसके साइंटिफिक कारण आप लोगों ने जान लिया कि क्यों मुझे ये होना चाहिए। एक चीज और मैं बता देता हूं कि एक चीज और इससे बचने का एक और तरीका होता है कि अगर म्यूकोसा बहुत ज्यादा, अगर आर्टिफिशियल रूप से उसे बैलेंस नहीं कर पाए, तो क्या मैं बेसिक्स के रूप में बाहरी चीज ले सकते हैं। तो बहुत लोगों को देखते होंगे कि जब आप बहुत ज्यादा एसिडिक चीज भोजन कर लेते हैं, तो डॉक्टर यह सलाह देता है कि ठीक है आप इनो लेकर पी लीजिए। और जनरली आप तो अपने आप में भी, बहुत सारे लोग अपने आप में भी डॉक्टर हो गए हैं, तो कई बार एसिडिटी हो जाती है तो वह इनो लेकर अपने से भी पी भी लेते हैं।
तो इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनो, इनो आप लोगों ने पिया होगा, इनो में होता है मैग्नीशियम MgOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH का होल 2। तो एक प्रश्न यहीं से बनेगा कि इनो में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। और रेलवे में कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। एक प्रश्न यहां से भी आता है, तीनों में कौन सा चीज पाया जाता है, तो यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही पाया जाता है। और यह कैसा प्रकृति में होगा, तो क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है, तो हम जो ये क्षारीय और यहाँ पर जो ज्यादा से ज्यादा जो जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के रूप में जो एसीएल का निर्माण हुआ, जो प्रकृति में अम्लीय है, उसको यह न्यूट्रल करने का काम करता है। क्या आज के बाद किसी को रटने की आवश्यकता है? क्या किसी बुक्स में या किसी किताब में आप जो अध्ययन करते हैं, क्या इस प्रकार से लिखा हुआ है या कोरिलेट आप ये करवाए हैं या किए हैं? तो आपको यह स्पष्ट अनुभव हो जाएगा कि जब आप यहां पर क्लास करेंगे, अगर नोट डाउन करते चले जाएंगे या टेस्ट सीरीज में भाग लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, साइंस आपके लिए बोझिल नहीं रहेगी। यह आपको इस क्लास से अब पूरा का पूरा क्लियर होते जाता होगा कि किस प्रकार से हम इंटरलिंकिंग करेंगे और क्या यह सारी चीजें विगत वर्षों में पूछे गए हैं या नहीं व्यवहारिकता के आधार पर। यानी कि एसिडिटी कैसे होता है, किस प्रकार से हम इस एसिडिटी को नेचुरल रूप से बाहर कर सकते हैं, या फिर देखिए ईश्वर ने हमें शरीर की रचना करते समय कितना चेक एंड बैलेंस किया है कि अगर शरीर में एसिडिटी ज्यादा हो गया है तो नेचुरली रूप से उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए म्यूकोसा लेयर होता है। लेकिन जब हम प्रकृति के खिलाफ जाकर काम करने लगते हैं तो आर्टिफिशियल रूप से हम उसमें एक प्रकार के क्षारीय चीज का उपयोग करते हैं, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में इनो कहते हैं। वह केमिकली रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि पेट की अम्लीयता को दूर कर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं। क्या यह परीक्षा में विगत वर्षों में या कई एग्जामों में कई बार आ चुके हैं, यह रटने की आवश्यकता नहीं। अब आता है कि यह स्टमक में भोजन कितने घंटे तक मोटा मोटी रहते हैं, तो स्टमक से 3.5 घंटा से लेकर कई बार 3 घंटा से 3.5 घंटा, या कभी कभी अगर बहुत ज्यादा आप एसिडिक भोजन ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो कई बार 3.5 घंटा से 4 घंटा तक या स्टमक में ही भोजन रह जाता है, उसके बाद वह प्रोसेस में नहीं आ पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि 4 घंटा तो के करीब तो स्टमक में ही रहता है। तो जब आप 10 या 11 बजे रात्रि को अगर भोजन आप ग्रहण करेंगे, तो सुबह सुबह इसी कारण से बहुत व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होता है और वह सही माने से वह एक्चुअली बाथरूम सुबह सुबह नहीं जा सकता है। उसकी दैनंदिन की जो क्रियाविधि है उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए आपको जो है कई बार अच्छा कहा जाता है कि आप जो है शाम के समय, यानी कि जब कहा जाता है, खासकर जैन धर्मों में कहा जाता है कि अगर आप जो है शाम के समय यानी कि सूर्यास्त से पहले जो भोजन ले लेते हैं और रात में कोई भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो एक अच्छी समय मिलता है भोजन को पाचन होने में, और आपको सुबह किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है। यानी कि रात्रि का भोजन त्याग कर दीजिए, यानी कि कोई लिक्विड लेकर आप सो, इसके पीछे यही साइंटिफिक कारण होता है। जब यह भोजन जो है प्रोटीन का पाचन यहाँ हो जाता है पेप्टोन और पेप्टाइड के रूप में, और वहाँ जो हो जाता है। लेकिन एक चीज और मैं आपको एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं कि स्टमक को भी 4 वर्गों में बांटा गया है। हालांकि बहुत जगह पर नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं पढ़ा देता हूं, क्योंकि स्टमक को भी 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। उसका मेन भाग बॉडी होता है, मेन भाग जो होता है बॉडी होता है। जो सबसे ऊपर वाला भाग जो देख रहे हैं वह है फंडस, सबसे अपर पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड फंडस, इसको कहा जाता है फंडस। उसके बाद जो देखे होंगे, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ये वाली जो फूड पाइप है, यह फूड पाइप जो देख रहे हैं जिसको इसोफेगस कहा जाता है, यह स्टमक के किस पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, तो कार्डिया से जुड़ा रहता है। यानी कि यह कार्डिया से जुड़ा रहता है, देखेंगे कि इस टाइप की संरचना है, यह कार्डिया होता है। और के बाद जो है
या यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ा पार्ट जो होता है स्टमक का, वह बॉडी होता है। और इसी बॉडी के मेन पार्ट में दो चीज पाए जाते हैं जनरली, म्यूकोसा लेयर इसी में पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी इसी में पाया जाता है, जो अभी थोड़ा देर पहले हम इसकी चर्चा कर दिए हैं। यानी कि यह सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसी सारे बड़े पार्ट में इन सारे चीज म्यूकोसा लेयर पाए जाते हैं, या इसी में फिर आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से दो प्रकार, एक प्रकार का तो एसीएल निकलता है और दूसरा जो निकलता है आपका पेप्सिन निकलता है, जो प्रोटीन के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वह प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन एंड पेप्टाइड, मींस पेप्टोन एंड पेप्टाइड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। अब इतनी सारी प्रोसेस हो जाने के बाद यहां पर जो ये बात होता है, यह पाइलोरस होता है, यानी कि सबसे छोटा पार्ट होता है पाइलोरस। और पाइलोरस एक होल होता है, पाइलोरस होल होता है, जिससे ज्वाइंट होता है स्मॉल इंस्टेटाइन का पार्ट विथ स्टमक, जिसको पाइलोरस होल कहते हैं, जहां पर एक हल्का सा होता है। और इसी पाइलोरस होल के पास जो है आपका ये आपका जो है एक पार्ट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं स्मॉल इंस्टेटाइन। और स्मॉल इंस्टेटाइन का कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ रहता है? स्मॉल इंस्टेटाइन से पार्ट जो जुड़ा हुआ रहता है, इसी को कहा जाता है स्मॉल इंस्टेटाइन का वह पार्ट जिसकी संरचना अंग्रेजी के सी अक्षर के जैसा हो। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम लुक लाइक एज ए सी टाइप स्ट्रक्चर। तो यही होता है, यह देखिएगा सी टाइप स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है। और इसी पार्ट को कहा जाता है ड्यूडेनम। हिंदी में इसे पकवासय भी कहा जाता है, इसे हिंदी में पकवासय भी कहा जाता है, पकवासय भी कहा जाता है। इसी पार्ट को ड्यूडेनम भी कहा जाता है। इसी पार्ट को फिर आपका सी टाइप स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि इसी ड्यूडेनम के पार्ट से, इसी पकवासय के पार्ट से दो प्रकार की ग्रंथि जुड़ी रहती है, दो प्रकार की ग्रंथि जुड़ी रहती है। एक ग्रंथि या एक ऊपर जो ग्लैंड देखते होंगे, या ऊपर वाला जो ग्लैंड देखते होंगे, ये देखिए लीवर जुड़ा हुआ है। लीवर यानी कि हिंदी में इसको यकृत कहते हैं, यह लीवर जुड़ा हुआ रहता है। और यह एक प्रकार का, देखिए यहां पर एक प्रकार का, यहां पर देखिएगा एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी कि संरचना पाई जाती है। तो पूरा का पूरा लीवर होता है, और यहीं पर होता है पित्ताशय होता है, यानी कि गॉल ब्लैडर होता है। यानी पित्त जो बनता है वह गॉल ब्लैडर में जमा होता है। तो कई लोग बनते हैं कि बाइल जूस जो बनता है, यानी कि पित्त जो बनता है, वह बाइल जूस जो बनता है वह लीवर में बनता है, ना कि गॉल ब्लैडर में बनता है। गॉल ब्लैडर में सिर्फ और सिर्फ वह बाइल जूस सिर्फ एक्यूमुलेट होता है, संचित होता है। और इसमें यह संचित होने के बाद एक डक्ट के माध्यम से, जहां एक डक्ट यानी कि नलिका के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है, किससे रहती है जुड़ी? ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है, पकवासय से जुड़ा रहता है कि नहीं? अब जो है एक चीज है कि लीवर में किस चीज का उत्पादन होता है, तो यहीं पर निर्माण होता है बाइल जूस। यहां क्या निर्माण होता है? बाइल जूस। यहीं पर बाइल जूस का निर्माण होता है, यानी कि पित्त रस का निर्माण होता है। और यह बाइल जूस कहां पर एक्युमुलेट होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। और इसी पित्ताशय से सेक्रेशन होता है। इसका यह कब कब इसका 24/7 इसका प्रोडक्शन होता है बाइल जूस। और बाइल जूस एक दिन में कितना बाइल जूस माने पित्त का निर्माण होता है? तो लगभग लगभग 1 लीटर के, ये माने 24 घंटा में लगभग लगभग 1 लीटर के करीब। कई बार यह जगह पर यह 800 से 850 या 900, मोटा मोटी 1 लीटर के करीब यह उत्पादन करता है 24 आवर्स में। और यह बाइल जूस जो है, इससे पहले सबसे पहले देखेंगे जो पकवासों से पहली बार जो जुड़ा हुआ है सी टाइप स्ट्रक्चर, इसी को ड्यूडेनम कहते हैं। पहला जो है बाइल जूस और इसी बाइल जूस से निकलता है आपका
इसी जो आपका इसी से जुड़ता है आपका एक डक्ट के माध्यम से, और यहीं पर आती है बाइल जूस। और बाइल जूस जो है एक काम करता है किसके ऊपर? भोजन का 3 मुख्य बताए थे, वह था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था प्रोटीन और तीसरा है फैट। तो यह बाइल जूस फैट के ऊपर ही काम करता है, और फैट के ऊपर जो है फैट का पाचन प्रथमतः शुरू हो जाता है कहां? इसी ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में क्या होता है कि बाइल जूस फैट के ऊपर काम करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। यानी कि अगर यह बड़े बड़े टुकड़े हैं, अगर फैट के, अगर फैट के यानी कि वसा के बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो यह छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देता है। और यह किसके माध्यम से होता है? यह होता है बाइल जूस के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? बाइल जूस के माध्यम से होता है। लेकिन यह प्रोसेस या घटना बहुत ही माने क्या कहते हैं कि डिफिकल्ट होता है और काफी हार्ड होता है। यानी कि यह प्रोसेस अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं एक शब्द में कहूं तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। तो एक टर्मिनोलॉजी लिख लीजिएगा, इमल्सिफिकेशन, 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 हिंदी में भी इमल्सिफिकेशन कहते हैं।